तो देखो, हम लोग कल के क्लास में वास्तविक संख्या को पढ़ रहे थे और वास्तविक संख्या में हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिया था। तो आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसका जवाब देना है कि हमने पाई के बारे में बताया था। इसे हम लोग पाई बोलते हैं और इसका मान होता है 22/7। इसका वैल्यू कितना होता है? 22/7। तो अब ये बताना है कि ये जो पाई है, ये कौन सी संख्या में जाएगी, परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या? तो पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। कई बार पूछा जा चुका है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है? तो एकदम केयरफुली से आप लोग को देखना है। 2023 में भी यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक? अब ये देखिए कि ये जो 22/7 है, क्या है? 22/7। पाई का मान कितना है? 22/7। तो अब ये बताओ कि ये जो 22/7 है, 22/7 परिमेय है या फिर अपरिमेय? ये परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन जीरो के बारे में, कि जीरो के बारे में पूछेगा, ये जीरो जो है ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या? तो जीरो क्या है? परिमेय संख्या। जीरो क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये P/Q के रूल फॉलो कर रहा है। P/Q के रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं? P/Q के रूल को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए 0/1 इसको हम लोग लिख सकते हैं, P के स्थान पर 0 और Q के स्थान पर 1, तो P/Q के रूप में। यानी कि यहाँ से आप लोगों का 1, 2, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या? हाँ, इसका मान भी दशमलव डेसिमल मान जो होता है पाई का 3.14, ये अपरिमेय संख्या होता है। दशमलव का जो मान होता है पाई का 3.14, ये अपरिमेय होता है। लेकिन ये 22/7 क्या होता है? परिमेय। और पाई अपरिमेय, जीरो परिमेय। तो ये हमने कल पढ़ लिया था और कहे थे कि आगे और संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो संख्या है, इसका उदाहरण से, इसका जो सामान्य रूप है, इससे क्वेश्चन पूछ देता है। तो आगे चलो हम लोग देखते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? पहला संख्या के बारे में देखना है कि प्राकृत संख्या, कौन सा संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को समझना है कि प्राकृत संख्या क्या होता है। जो गिनती हम लोग, अच्छा गिनती हम लोग कहाँ से गिनने के लिए स्टार्ट करते हैं? 1 से। 0 से बच्चा 0, 1, 2 ऐसे करो नहीं कि 1, 2, 3, 4 ऐसे। यानी कि गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं गिनने के लिए? 1 से। 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जो प्राकृत संख्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, वो मतलब कि गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से दर्शाया जाता है, नेचुरल नंबर। तो n बराबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ... बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। यानी कि इसका परिभाषा में लिखना क्या है? गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती वाली संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। अब दूसरा समझना है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या समझना है? पूर्ण संख्या। कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। यानी कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो देखो, जब हम लोग 0 से गिनना स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, ठीक है? मतलब कि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करेंगे। प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या बनेगा। यानी कि पूर्ण संख्या को W से दर्शाया जाता है। पूर्ण संख्या को W से दर्शाया जाता है। जैसे कि 0 यानी कि पूर्ण, अब कोई संख्या नहीं बचा। 0, 1, 2, 3, ये ... यानी कि
होल नंबर 0 1 2 3 4 यानी कि पूर्ण संख्या किसको कहेंगे कि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। कौन से पलट रहा है बार बार, सब बुक में लिखा हुआ है, बुक में देखो। प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। ये आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा, परिभाषा से घुरा घुरा के क्वेश्चन पूछता है कि क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं। क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है? इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये सब 2-4 गो है, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पूर्णांक। कहते हैं ना कि परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, p और q दोनों पूर्णांक हो, तो अब हम वही पूर्णांक को समझते हैं कि पूर्णांक किसको कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक मतलब कि इंटीजर। पूर्णांक मतलब कि इंटीजर, INTEGER, इंटीजर। इंटीजर पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक तो सभी धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य को पूर्णांक कहते हैं। जितने भी प्लस वाले संख्या है, माइनस वाले संख्या है और 0 है, सभी क्या है? पूर्णांक है। यानी कि ऑल पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर और 0 इज कॉल्ड इंटीजर। यानी कि जितना भी माइनस वाला संख्या है, प्लस वाला संख्या है, 0 वाला संख्या है, उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। अब इसको देखो, इसको जेड से दर्शाया जाता है, इसको जेड से दर्शाया जाता है, ठीक ना। जैसे कि देखो इसमें क्या हो जाएगा, 0 तो होगा ही, प्लस वाला संख्या हो जाएगा 1 2 3, इस तरह से। इधर -1 -2 -3, इस तरह का इधर आगे बढ़ेगा। यानी कि जितने भी प्लस वाला संख्या है और माइनस वाला संख्या है, सभी क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। तो वहां जब हम लिखे थे कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होना चाहिए और p और q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, यानी p/q के रूप में होना चाहिए। यानी कि -2/1 भी लिख दिए तो इसको भी परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या में माइनस वाला भी संख्या ले सकते हैं और प्लस वाला भी संख्या ले सकते हैं। यानी कि p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। अब तुम लोग को समझ, यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि ये नेचुरल नंबर था तो n से दर्शा दिया, ये होल नंबर था तो w से दर्शा दी, लेकिन ये इंटीजर i था तो इसको i से क्यों नहीं दर्शाया, z से क्यों दर्शाया? ये जर्मन शब्द है, जर्मनी का शब्द है जहल से बना जहलीन, जिसका मतलब होता है कोई संख्या को गिनना, कोई संख्या को गिनना। इसीलिए इसे जेड से दर्शाया है ताकि इसमें सभी संख्या आ जाता है, ठीक है। ये मतलब कि सभी संख्या इसी में आ जाता है, इसीलिए जेड से इसको दर्शाया गया, जेड से। मतलब पूर्णांक किसको कहेंगे? सभी धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। अब हम लोग समझते हैं सम संख्या, इवन नंबर। इस सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या मतलब कि इवन नंबर। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या इवन, इवन नंबर, इवन नंबर। देखो सम संख्या और विषम संख्या से एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म। अब हम क्या कर सकते हैं? उसको पूछने का मन रहेगा तभी न पूछेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सम संख्या और विषम संख्या। तो सबसे पहले समझना होगा कि सम संख्या जो है, सम संख्या किसको कहते हैं? तो सम संख्या वे प्राकृत संख्या जो दो से पूरा विभाजित हो, जो 2 से क्या हो? पूरा विभाजित हो, उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। अब देखो सम संख्या का सामान्य रूप तुम लोग याद रखना। सम संख्या का दिखता कैसा है? सम संख्या दिखता कैसा? इसका सामान्य रूप, सम संख्या का सामान्य रूप। सम संख्या का सामान्य रूप होता है 2m। कैसा होता है? 2m। सम संख्या का सामान्य रूप होता है 2m। अब देखो बउआ, 2m के जगह पर 2p लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2a लिख देगा तो कोई दिक्कत, 2q लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम यहाँ पर m बता रहे हैं,
हो सकता है कि लिख देगा कि बताइए निम्न में से कौन सम संख्या है 2q या फिर 2p या फिर डायरेक्ट 2m ही लिख दे, 2m लिख देगा तो अच्छा बात। तो यहाँ पर m जो है कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर रख सकता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब समझो कि m है क्या चीज, m क्या है, तो जहां पर जो m है, जहां m है, जहां m लिखा गया है m बराबर प्राकृत संख्या, m बराबर क्या है, प्राकृत संख्या, m क्या है, प्राकृत संख्या, यानी कि जहां पर m है वहां पर प्राकृत संख्या है। मतलब कि इस रूप में जो भी रहेगा, इस रूप में जो भी रहेगा वह क्या कहलाएगा, सम संख्या। तो चेक किया जाए सम संख्या कैसे कैसे बनता है, तो देखो चेक करते हैं। मान लो कि इधर m बराबर 1 ले लेते हैं, m बराबर 1 ले लेते हैं। m क्या चीज है, ये प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, यानी कि गिनती वाली संख्या है। m प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या है कि नहीं है। अब देखो इसका जनरल रूप 2m है, तो माने कि इसको 2m के फॉर्मूला पर 2m के रूप में रखते हैं, यानी कि 2 गुने m कितना है, 1, तो ये मिला 2। अब ये बताओ कि ये सम संख्या है या नहीं, 2 सम संख्या है कि नहीं, 2 सम संख्या है। क्यों, क्योंकि यह 2 से विभाजित हो रहा है, यही नियम पर बन रहा है, यही सामान्य रूप पर चल रहा है। अच्छा अब हम m बराबर 2 ले लेते हैं, m बराबर क्या ले लेते हैं, 2, यानी कि 2m के रूप में रखेंगे। ये जनरल रूप है, ये सामान्य रूप है, ये विषम सम संख्या का क्या है, सामान्य रूप है, यानी कि 2m ये भी क्या है, सामान्य रूप है। जब इस पर हम लोग रखते हैं, अब देखो m के स्थान पर दूसरा प्राकृत संख्या रखेंगे 2, दूसरा प्राकृत संख्या 2 रखें तो 2 दूनी 4, तो 4। अब ये बताओ ये 4 सम संख्या है या नहीं, तो 4 भी सम संख्या, यह भी 2 से पूरा पूरा कट जाता है। अब देखो m बराबर हम कोई दूसरा प्राकृत संख्या 3 लिए, तो इस नियम पर होता है कि नहीं, 2m। देखो ये 2 गुने 3, तो 3 दूनी 6, तो यह भी प्राकृत संख्या है। मतलब कि इस नियम पर फॉलो कर रहा है, ये सब इस नियम पर फॉलो कर रहा है, यही नियम पर रख के बना रहा है। और ये जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, कोई शेषफल बच रहा नहीं, तो ये सभी संख्या क्या है, सम संख्या है। और ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, जितना प्राकृत संख्या इस नियम पर, इस सामान्य रूप पर भरते जाएंगे उतना हमें सम संख्या मिलता जाएगा। तो इस पॉइंट को तुम लोग VVI कर लेना कि 2m सम संख्या का सामान्य रूप है। इस सामान्य रूप पर प्राकृत संख्या पुट करते हुए जाएंगे और हमें क्या प्राप्त होता जाएगा, सम संख्या मिलता जाएगा। अब हम लोग दोस्तों 5 नंबर में चलते हैं, विषम संख्या की ओर। विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। अब इसे हम लोग समझते हैं। तो देखो नाम ही है इसका विषम, बी कहने का मतलब कि सम नहीं होगा, इसका उल्टा होगा ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी कि सम संख्या का उल्टा। सम संख्या में हम बताएं कि वैसी संख्या, वैसी प्राकृत संख्या, वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, 2 से पूरा पूरा क्या हो, विभाजित हो, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, सम संख्या कहेंगे। तो विषम संख्या उसका अपोजिट होगा, 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो 2 से जो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। तो इसका भी सामान्य रूप देखना चाहिए कि किस तरह का होता है। तो विषम संख्या का सामान्य रूप देखो, विषम संख्या का सामान्य रूप किस तरह का होता है, विषम संख्या का सामान्य रूप होता है 2m - 1, 2m - 1। अब एक चीज देखो, इस ई वाला तो ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन ई वाला जरूर पूछता है। और तुम लोग का सेंटअप एग्जाम वगैरह में भी क्वेश्चन ऐसा मिला था कि नहीं है। अब यहाँ पर कोई दे देगा +1 है, कुछ और दे देगा +2 +3 से कुछ करके, लेकिन इसका सामान्य रूप क्या होता है, 2m - 1, 2m - 1। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। विषम संख्या का कहेगा कि निम्न में से विषम संख्या है, तो विषम संख्या यही रूप में रहता है, इसी तरह का रहता है, ठीक है। और जहां m क्या है, m प्राकृत संख्या है, जहां m क्या है, जहां m = नेचुरल नंबर, m प्राकृत संख्या है, m क्या है, प्राकृत संख्या। तो अब इसको चेक इस समान रूप पर रख के चेक करते हैं कि विषम संख्या आता है या नहीं, क्या विषम संख्या मिलना चाहिए। तो देखो इधर हम m = 1 लिए, इधर क्या ले रहे हैं, ये सब प्राकृत संख्या,
ये सब क्या ले रहे हैं, प्राकृत संख्या। अब इसका सामान्य रूप क्या है, 2m, यानी कि 2 गुने m का मान 1 भरेंगे और -1। तो देखो 2 गुने 2 करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 करेगा तो 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। ये 1 कौन सी संख्या मिली हमको, विषम संख्या मिली। अब ये हमें बताओ कि 1 है जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, भागे नहीं पड़ेगा, दशमलव में आ जाएगा, नहीं होगा, तो ये विषम संख्या है। अब दूसरा हम लोग लेते हैं भाई, दूसरा लेंगे 2। अब दूसरा लेंगे 2 तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 -1, तो 2 दूनी 4, और 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 3। अब ये बताओ 3 2 से कटेगा, पूरा पूरा 2 से भाग पड़ेगा, नहीं, तो ये क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या का सामान्य रूप 2m - 1, और ये सभी क्या प्राप्त हो रही है, विषम संख्या। ठीक इसी प्रकार से हम प्राकृत संख्या भरते जाएंगे और हमें प्राप्त होता जाएगा, और हमें क्या होता जाएगा, प्राप्त होता जाएगा। तो हम लोगों ने ये 5 चीज को देखा, ये हम लोगों ने 5 चीज को देखा है, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। इन सभी के बारे में हमने देख लिया, समझ लिया। तो ये जो इसका ये जो सामान्य रूप है, इसे ध्यान रखने की बात है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक, तो इसे अब हम लोग क्लीन करते हैं। ठीक, अब इसे हम लोग इसका परिभाषा लिखा देंगे, लिखना चाहे तो लिख सकता है, ठीक नहीं। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, इन सभी चीजों को हम लोग देखते हैं। ठीक, अब देखो, अब हम लोग छठा देखते हैं, अभाज्य संख्या। अब हम लोग छठा देखते हैं, अभाज्य संख्या, इसी को हम लोग रूढ़ संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, संख्या पूरा लिख देते हैं यहाँ पर ना, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, इसी का दूसरा नाम है रूढ़ संख्या, और इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। तो ये देखो ध्यान से इस परिभाषा को रखना, ये परिभाषा बड़ी बढ़िया से आदमी भुलाता है, ठीक है। तो देखो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक तथा अपने आप को छोड़कर किसी और से विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहेंगे। बताओ, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या, तो पहले तो हमको एक से बड़ी लेना है, एक से बड़ी संख्या, तो एक से बड़ा कौन हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7, इस तरह से एक से बड़ा यही सब संख्या है। एक से ऊपर वाली संख्या लेना है, रूढ़ संख्या। देखो, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक और अपने आप से कटे, एक से कटे और अपने आप से कटे, और तीसरा कोई उसको नहीं काट सके, किसी से विभाजित ना हो, किसी से भागना पड़े, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग रूढ़ संख्या कहेंगे। तो एक से बड़ी प्राकृत संख्या बताओ, एक से बड़ा 2 है कि नहीं। अब ये बताओ कि 2 एक से कटेगा कि नहीं, एक से भाग देंगे 2 में पूरा पूरी लग जाएगा, और 2 अपने आप में कट जाएगा, तो मतलब कि 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा रूढ़ संख्या यानी कि अभाज्य संख्या। अब देखा जाए 3 को देखो, 3 एक से भाग पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, 3 से पड़ेगा, और 3 अपने आप से 3 से 3 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 3 और किसी से कट रहा है, 3 जो संख्या है किसी और से विभक्त होता है नहीं, किसी से विभाजित नहीं होता है, तो जो 3 है 3 भी क्या कटेगा, अब 3 भी रूढ़ संख्या होगा। अब बताओ 3 के बाद आता है 4 देखो, एक से तो कटवे करेगा, 2 से कट जाता है, और अपने आप से भी कटता है, तो मतलब कि 2 से तो नहीं कटना चाहिए, 1 से कटना चाहिए और अपने आप से कटना चाहिए, तो 4 रूढ़ संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5 पर चर्चा किया जाए कि 5 जो है नंबर 5, ये जो 5 है, 5 बताओ, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, ये अपने आप से कटेगा, मतलब कि ये
अभाज्य संख्या का श्रेणी में रहेगा, यानी कि 2, 3, 5 इसी तरह से हो जाएंगे, 7 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 11, 11, 13, 11, 13, 17 इसी तरह से इसका कोई सीक्वेंस नहीं। ये हो गया। अब देखो ये तो इसका उदाहरण हो गया। अब देखो ये परिभाषा तुम लोग हमेशा भुलाएगा, ये परिभाषा तुम लोग हमेशा भुलाएगा कि एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक तथा अपने आप से कटे और किसी दूसरे से किसी और से नहीं कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे, ऋण संख्या कहेंगे। ये तुमको लिख कर देते हैं कि ये परिभाषा तुम हमेशा भुला जाएगा। आज याद कराएंगे, कल भुला जाएगा, कल नहीं भुलाया तो ये हफ्ता खत्म होते होते पक्का भुला जाएगा। इसीलिए इसका दूसरा परिभाषा हम लोग ढूंढ के लाए हैं, ठीक न? ध्यान से देखो इसका दूसरा परिभाषा। अब बताओ ये सब ऋण संख्या है, ये तो टिटकोर टिटकोर के पकड़ लेगी नहीं। अब टिटकोरना ना है, ध्यान देना है, कोई संख्या लिखा रहेगा। अब जैसे कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं 2, ठीक है 2। अब इसका गुणनखंड करो, इसका क्या करो गुणनखंड करो, 2 का क्या करो फैक्टर करो। तो 2 का गुणनखंड करेगा तो 2 से लगाएगा, 2 एकम 2, कितना गुणनखंड निकला 2 को गुणनखंड मिला। अब निकालो, मान के चलो अब 13 हो गया ना, 13 के बाद 17 आएगा संख्या। अब 17 का गुणनखंड करो तो 17 से लगाएगा, 17 एकम 17। 5 का गुणनखंड करो तो 5 एकम 5। यानी कि जो अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या है वो क्या होती है, उसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे। अभाज्य संख्या का सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे। नया परिभाषा बन गया कि नहीं? अभाज्य संख्या का सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, यानी कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे, यानी कि ऋण संख्या कहेंगे। ये दूसरा परिभाषा समझ में आया ना? अब यहाँ पर गौर करो कि जो 2 है, ये दो सिर्फ ऐसी संख्या है जो मात्र एक सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। 2 जो है, 2 एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी। ओनली 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या का भी काम कर रही है और अभाज्य संख्या की काम करे। बाकी इसमें कोई सम संख्या घुसेगा नहीं आएगा, विषम संख्या आएगा। बाकी सब तो विषम में है, विषम में है, लेकिन यही एगो सम है, यही एगो सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। और बाकी सभी अभाज्य संख्या देखो किस तरह से घुराता है क्वेश्चन। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है कि नहीं? सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है कि नहीं? है, सिर्फ और सिर्फ 2 को छोड़कर। ये विषम संख्या 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। लेकिन 2 जो है अभाज्य संख्या होने के साथ साथ सम संख्या भी है। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे? भाज्य संख्या। अभाज्य देख लिए, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या। 7वां देखेंगे हम लोग भाज्य संख्या। क्या देखना है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखेंगे, या फिर इसको बोलते हैं यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, इसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो देखो कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक। इसका परिभाषा हो जाएगा एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक तथा अपने आप को छोड़कर किसी और से भी विभाजित हो जाए, किसी और से भी विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहेंगे। तो इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे में देखा जाए, 1 होगा, 1 से तो बड़े लेना है, 2 लेना है, 2 तो 1 से भी कट रहा, अपने आप से कट रहा, और किसी से कट रहा नहीं, तो किसी और से भी कटना चाहिए कि नहीं? 1 से कटे वो अपने आप से कटे, किसी और से भी कटना है। 3 तो नहीं होगा, 4 देखो 4 क्या है? 4। अब ये बताओ 4 1 से कटता है, अपने आप से कटता है, किसी और से कटता है, हाँ 2 से कटता है, 4 2 से कटता है, मतलब कि अपने आप से भी कटना चाहिए, 1 से भी कटना चाहिए और किसी और से भी कटना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे या यौगिक संख्या कहेंगे। 4 के बाद आया 6 देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। 8
होगा कि नहीं, 8 होगा नहीं, ये देखो 8 हो गया, ठीक। 8 के बाद 10, 10 हो जाएगा। 8 के बाद 9, 10, 8 के बाद हाँ 9, 10, 12, 15, 14, 7 14, हाँ 14, 15, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, भाज्य संख्या। अब एक चीज बताओ कि क्वेश्चन देखो परिभाषा से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, डेफिनेशन से, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 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 अब देखो कि भाज्य संख्या हम लोग कैसे पता करेंगे, इसका दूसरा परिभाषा, एक से बड़ी वाला में तो भूलेगा करेगा। अब देखो 4 का गुणनखंड करो तो कितना है, 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, इसका 3 गुणनखंड आया। जो पहला सबसे छोटा था उसका 3 आया। अब हम लोग ले लेते हैं, मान के चलो कोई बड़ा संख्या लो, कोई 15 पस्तिया 15 में 15 से भी बड़ा है 18, 24, ठीक 24 ले लेते हैं, तो ये भी हो गया। 2 से देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 छक 12, 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3। अब देखो 1 2 3 4 5, इसका गुणनखंड कितना है, 5। तो देखो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड कम से कम 3 हो, कम से कम 3 हो, ज्यादा ज्यादा जितना हो गए, कम से कम 3 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। कम से कम कितना गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड। और जिसका 2 गुणनखंड सिर्फ रहेगा वो अभाज्य, वो अभाज्य। और जिसका 3 कम से कम 3 हो, ज्यादा ज्यादा जितना, उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। अब बच जाता है सह अभाज्य संख्या। क्या बच जाता है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, 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 सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। जब दो संख्याओं का मसा, जब दो संख्याओं का मसा 1 हो, जब दो संख्याओं का HCF 1 हो। अच्छा, जब HCF निकालेंगे, महत्तम निकालेंगे, तो कम से कम तो 2 संख्या चाहिए। तो जब 2 संख्या का मासा क्या हो, 1 हो, जब 2 संख्या का मासा क्या हो, 1 हो, तो उसे तो उन दोनों संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहेंगे। तो सह अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर हम लिखें 2 और 3, ये 2 संख्या है। अब ये 2 संख्याओं का महत्तम निकालो, मासा निकालो, तो इन 2 संख्याओं का मासा क्या होगा, जिसका कोई मासा नहीं उसका 1 हो जाएगा। 5 और 7, इसका मासा कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मासा देखो 3 और 5, इसका मासा 1 हो जाएगा। यानी कि जब 2 संख्याओं का महत्तम कितना हो, HCF कितना हो, 1 हो, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। और एक बात ध्यान दो, इस बात को अभी एकदम केयर रखना, आगे के क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। इस बात को नोट में एकदम दिमाग में याद रखना है कि जो ये इस प्रकार के जो संख्याएं होती है, इस प्रकार का जो सह अभाज्य संख्या होता है, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। इसमें मतलब कि सह अभाज्य संख्या में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो ये आप लोग के थे बेसिक संख्याओं के बारे में जानकारी, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग चले 10th के सिलेबस की ओर। तो अब हम लोगों को देखो पढ़ना क्या क्या है, हमारा जो सिलेबस है बुक में, उसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहली बात, अब हम लोग देखो पाठ्यक्रम की ओर चलते हैं। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के बारे में पहला इसमें टॉपिक पढ़ना होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग HCF ज्ञात करते हैं।
क्या ज्ञात करते हैं, HCF, सिर्फ और सिर्फ क्या ज्ञात करते हैं, HCF। और उसके बाद हम लोग देखो सम विषम पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, सम विषम पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, सम विषम पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, सम विषम पर आधारित प्रश्न। और तीसरा देखो हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है टॉपिक, तीसरा इसमें हम लोगों को पढ़ना है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। तीसरा देखो भाज्य अभाज्य को पढ़ना है, इसमें तीसरा पढ़ना है गुणनखंड विधि द्वारा, तीसरा इसमें पढ़ना है गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकालने के लिए सीखेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकालने के लिए सीखेंगे। और इसके बाद चौथा टॉपिक इसमें पढ़ना है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। अब ये देखो पांचवा हो गया, अब ये पांचवा हम लोगों को पढ़ेंगे इसमें शांत अशांत वाला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, शांत अशांत संख्या, शांत अशांत संख्या। ये हम लोग 5 टॉपिक पढ़ लेंगे इस टोटल रियल नंबर में, तो हमारा ये वास्तविक संख्या कंप्लीट हो जाएगा और 10 नंबर आप लोग कवर कर चुके होंगे, ठीक नहीं। तो इसको एक एक करके अच्छी तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाना है, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक, ताकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से क्वेश्चन पूछे। इधर लेक्चर देने का मतलब कि 1 से 2 नंबर तो जरूर पूछ देगा। और मेन टॉपिक ये है सिलेबस, सिलेबस से भी पूछेगा, तो इन सभी चीजों पर ध्यान देना है। यूक्लिड विभाजन, सम विषम पर आधारित, ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं। तो कल के क्लास में हम लोग इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। आज की क्लास में इतना ही, कल हम लोग सिलेबस की ओर चलेंगे, अपना किताब का जो सिलेबस है उसमें, बुक में।